आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आई हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था स्टेट्स ऑफ मैटर इन अ वन शॉट वीडियो। तो उस वीडियो के बाद आई होप आपके कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं क्रिस्टल क्लियर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे जो जेईई, नीट, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पिछले कुछ सालों में। इतना ही नहीं, हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पिक करेंगे। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हर एक क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप नए क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर सको। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो are we all ready? Let's get started! तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। So the question says a 20 liter container at 400 Kelvin contains carbon dioxide gas at pressure 0.4 atmosphere and an excess of strontium oxide SRO. Neglect the volume of solid SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted to the container. ठीक है, तो सबको वो पिस्टन वाला कॉन्सेप्ट तो याद होगा कि जैसे अगर ये कंटेनर है और यहाँ पे मेरा पिस्टन है, ठीक है, कुछ ऐसे ही रफली बना रही हूं, तो इसको जैसे जैसे हम नीचे पुश करते जाएंगे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, है ना। Great. Now the maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be. तो अब हमारे पास एज यूजुअल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो मेरे पास ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको जो है ना हम मैक्सिमम प्रेशर वाले सिचुएशन पर ले जा चुके हैं। तो प्रेशर जो है अब फर्दर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर वाली सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में मेरा प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.6 एटमॉस्फेयर। इसको मैंने P2 क्यों लिखा, क्योंकि पहले प्रेशर इतना नहीं था। मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि इतने लीटर कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड था एट प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर। ये जो वैल्यू है दिस इज P1, क्योंकि इनिशियली इतना प्रेशर था। बाद में पिस्टन को मूव करते करते हमने प्रेशर को बढ़ा दिया एंड दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, ओके। तो अब इस वाले स्टेज पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पर यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सो P2V2 विल बी इक्वल टू nRT। T को T2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टेम्परेचर सेम ही रह रहा है। टेम्परेचर इज 400 केल्विन और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए T मेरा T ही रहेगा। तो यहां से अगर मैं V2 निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। तो यही मुझे निकालना है। क्वेश्चन मुझे क्या निकालने कह रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जब प्रेशर मैक्सिमम है तो उस समय वॉल्यूम कितना है। तो बेसिकली हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये निकालने के लिए मुझे ना ये nRT की वैल्यू चाहिए। अब कहां से आएगी nRT की वैल्यू, इसके लिए हम देखते हैं इनिशियली सिचुएशन कैसी थी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम प्रेशर वाली सिचुएशन थी, राइट। बट उससे पहले जब प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर था, दैट इज P1 कितना था, 0.4 एटमॉस्फेयर उस टाइम पर। T कितना था, 400 केल्विन। V कितना था, 20 लीटर, ठीक है। ये सिचुएशन थी हमारी। तो उस समय अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखें तो क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू, ये V1 है, राइट। तो P1V1 इज इक्वल टू nRT। तो इस तरह से हम nRT की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज P1 इंटू V1। चलो मिल गया फिर nRT का वैल्यू। अब क्या करना है, इस nRT को यहां पे पुट कर देना है। तो हमें मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई P2 यानी कि 1.6। तो ये आ जाएगा 5 लीटर्स। तो मेरा करेक्ट आंसर है D। हो गया, सिंपल। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछा गया था कॉमेट के 2008 में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स।
तो बच्चों सबसे पहले तो ये याद करो कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली क्या बताता था। ये कहता था कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को डाल देते हैं तो क्या होगा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो है बाय दैट मिक्सचर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। यही था, सिंपल सा था डाल्टन का लॉ। अब यहां पे देखो कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि डाल्टन्स लॉ इनमें अप्लाई होगा कि नहीं। ये क्या होने चाहिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस होने चाहिए और मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस होने चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन से ऐसे गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलो एक के बाद एक देखते हैं। अगर एक ही बात करें, NH3 अमोनिया प्लस HCl, ये दोनों मिलकर के कुछ बनाते हैं क्या, बिल्कुल बनाते हैं ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यानी कि ये तो ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। NO प्लस H2 की अगर बात करें, ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और वाटर, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। H2 प्लस Cl2 ये तो बना देंगे ना भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या, CO प्लस H2, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू देम। देखो कितना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी बात पर आपको फोकस करना था एंड दैट इज नॉन रिएक्टिंग गैसेस। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था केसेट 2018 में। फॉर एन आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पढ़ा था हमने। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें यह बताता है कि कोई भी गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से कितना डिविएट कर रहा है, राइट। तो इट टॉक्स अबाउट द डिविएशन ऑफ रियल गैस बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैस। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट, तो हम कहते हैं कि Z इज इक्वल टू PV बाई nRT। ठीक है, तो अगर कोई आइडियल गैस होगा तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यानी कि आइडियल गैस के केस में ये Z की जो रेशियो की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 1। और जिस भी गैस के लिए Z 1 नहीं है यानी कि वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। Question number 4 which is from IIT Mains 2016. Two closed bulbs of equal volume containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume as shown in the figure below. So look at this figure. यहाँ पर क्या है, ये दो बल्ब हैं, ये रहा PIV, ये PIV में, ठीक है, और ये दोनों को हमने एक नैरो ट्यूब से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है और फिलहाल ये जो ओवरऑल टेम्परेचर है इनका दैट इज T1, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हमने इनमें से एक बल्ब का जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा दिया, तो इसे हमने T1 से T2 कर दिया, ठीक है। तो और प्रेशर का क्या हुआ, जो प्रेशर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो प्रेशर अब बन गया PF, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि PF की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, जो जैसा कि मैंने बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन से ना हम तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे उसी के। तो लेट्स से कि दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है, मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में क्या हो रहा है, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं पहले बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए, दोनों के लिए लगाएंगे, तो पहले बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N1RT1, जहां पर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन बल्ब 1, ठीक है। तो इस बल्ब 1 में जो है लेट्स से N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसमें है लेट्स से N2, और थोड़ी देर के बाद जो सिचुएशन चेंज हो रही है तो इसमें है N1 डैश और इसमें है N2 डैश, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके, ठीक है। तो अब मैं सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन लिखती हूं, तो ये हो जाएगा PIV इज इक्वल टू N2RT1, ठीक है। ये दोनों बल्ब के लिए हो जाएगा, बल्ब 1 और मतलब बल्ब इस सिचुएशन 1 के अंदर पहला और दूसरे बल्ब के लिए हो गया। अब सिचुएशन 2 की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N1 डैश RT1,
और दूसरे वाले बल्ब के लिए हो जाएगा PFV इज इक्वल टू N2-RT2। समझ आ रहा है? एक बार इक्वेशन इस वाले गैस के लिए लिखा, एक बार इक्वेशन इसके लिए लिखा। अब हमने सारी इक्वेशन लिख लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मतलब दिया हुआ इन द सेंस कि जो भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सी चीज है जो गिवन है। तो देखो गिवन कंडीशन हमारा ये होगा कि यार जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना वो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहेगा, यानी कि N1 प्लस N2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2। इनके अंदर के नंबर ऑफ मोल्स भले ही चेंज हो जा रहे हैं बट ओवरऑल इस पूरे सिस्टम के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं वो तो सेम ही रहेंगे। तो N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2। बस अब कुछ नहीं करना है, N1 की जगह यहां से ले लो, यहां पे क्या हो जाएगा N1 विल बी इक्वल टू PIV डिवाइडेड बाई RT1। उसी तरह यहां से N2 की वैल्यू निकाल लो, N2 हो जाएगी PIV डिवाइडेड बाई RT1। यहां से निकालो N1 की वैल्यू, ये हो जाएगी PFV डिवाइडेड बाई RT1। और यहां से N2 की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगी PFV डिवाइडेड बाई RT2। अब क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ N1, N2, N1 और N2 की वैल्यूज डाल देनी है। तो चलो डालते हैं। तो ये हो जाएगा PIV डिवाइडेड बाई RT1 प्लस PIV डिवाइडेड बाई RT1 इज इक्वल टू PFV डिवाइडेड बाई RT1 प्लस PFV डिवाइडेड बाई RT2। ठीक है, और मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था PF, राइट। तो PF को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। अगर PF को कॉमन ले लिया तो ये अंदर का पूरा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा V बाई RT1 प्लस V बाई RT2। दिस इज इक्वल टू PIV बाई RT1 प्लस PIV बाई RT1, तो ये हो जाएगा 2PIV बाई RT1। ठीक है, अब इसमें भी देखो यहां से V बाई R को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। सो दिस इज इक्वल टू 2PIV बाई RT1। तो ये V बाई R कैंसिल हो जाएगा। तो चलो बाकी की कैलकुलेशन जो है इधर करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा PF इंटू T1 T2 हम ले लेंगे नीचे LCM, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2। दिस इज इक्वल टू 2PI डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2PI डिवाइडेड बाई T1 इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो ये T1 T1 कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2PI T2, यानी कि ऑप्शन सी 2PI T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था बट जो लॉजिक है दैट वाज प्रीटी सिंपल। मतलब अगर जो बेसिक वही आइडियल गैस इक्वेशन अगर ढंग से समझ आ गया है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था नीट 2016 में। Equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. ठीक है, सबसे पहले जब कभी भी हमारे पास इस तरह की कोई बात होती है कि दो गैसेस हैं, उन्हें हमने एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसमें एक छोटा सा होल है और उस होल में से वो गैसेस निकल रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि द रेट एट विच गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो यहाँ पे ना सबसे पहले समझने वाली चीज है कि ये डिफ्यूज और इफ्यूज ये दोनों में क्या फर्क है। नाम तो काफी बड़ा एक जैसे लग रहा है, तो इनमें फर्क है। इफ्यूजन मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया एक छोटा सा होल है जिसके अंदर से गैसेस निकल रहे हैं। डिफ्यूजन मतलब हुआ कि हमने गैस को एक कंटेनर में छोड़ दिया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल डिस्पर्स थ्रू आउट द कंटेनर, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम ने ये कहा था कि कोई भी गैस
कितनी तेजी से डिफ्यूज या इफ्यूज होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस, यानी कि R1 by R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 by M1। ठीक है, जहां पर R1 R2 क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ टू गैसेस 1 and 2। ठीक है, ये समझ में आ गया, ग्रेट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विथ अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई दोनों के बराबर मोल्स लिए हैं हमने, बट ग्राहम्स लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। तो ऊपर किसका आएगा, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का, और नीचे किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। सो दिस इज 1/16 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन एस्केप होगा जब हाइड्रोजन का 1/2 एस्केप होगा, यानी कि हमें RO2 निकालना है और ये जो है दिया हुआ है एज 1/2। ठीक है, ये 1/2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू RH2 यानी कि इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ये वाला जो टॉपिक है ना मॉलिक्यूलर स्पीड वाला, इसको इस साल के लिए दैट इज ये 2020-2021 वाले सेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, बट सिंस वी आर टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स जेईई नीट, सो इसीलिए लेट्स डिस्कस दिस एज वेल। तो हमें ये पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई एवरेज जो है ये क्या होता है, ये होता है 3/2 RT। ठीक है, और ठीक उसी तरह से जो URMS है यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या होता है, वो होता है रूट ओवर 3RT/m। बस अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर लोगे। नथिंग ग्रेट इन दिस क्वेश्चन। कैसे, देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि ई एवरेज इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 times। तो देखो ई एवरेज का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो अगर टेम्परेचर 4 times होगा तो ई एवरेज भी 4 times ही होगा, तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो इस रिलेशन को देखते हुए तो हमें यही लग रहा है कि ये जो है मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड दैट टू स्क्वायर रूट ऑफ मास से, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन, ई एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ई एवरेज का जो एक्सप्रेशन है उसमें मॉलिक्यूलर मास का कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी जो है करेक्ट है। URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 times। अब देखो यहां पर जो है URMS जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T, तो इसीलिए जब टेम्परेचर 4 times होगा, मतलब टेम्परेचर अगर 4T हो जाएगा तो बेसिकली URMS क्या हो जाएगा, URMS बेसिकली हो जाएगा 2 रूट ओवर T यानी कि 2 times हो जाएगा, है ना। तो URMS डबल हो जाएगा, ये भी सही है। तो इन चारों में से ऑप्शन B, C, D आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 मेंस 2014 का क्वेश्चन है, इफ Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसा होता था। ये होता था P + AN²/V² इंटू V - NB इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि अभी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में N को गायब कर देते हैं। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है,
बहुत बढ़िया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों करते हैं सिंप्लीफाई? क्योंकि लो प्रेशर में कौन कौन से टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे वो देखने के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू वी माइनस P इंटू बी प्लस A बाई वी माइनस AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब हम कैसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेरी लो प्रेशर की। तो जब बहुत लो प्रेशर रहेगा तो इनमें से कौन से टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे? एक तो पीबी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला टर्म मेरा नेग्लिजिबल हो जाएगा। और क्या नेग्लिजिबल हो सकता है? जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं, अब हमें क्या पता है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर अगर इतना कम है तो वॉल्यूम मेरा काफी ज्यादा होगा, राइट? तो वॉल्यूम विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी जो कि एक कांस्टेंट है। तो उस केस में ए बी बाई वी स्क्वायर जो है, ये वाले टर्म जो है, इसमें वी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। अब वी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो ए बी बाई वी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बिकम नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो टर्म है ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू RT, यही बचेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिखना है क्या, हमें इसे Z यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में लिखना है। अब हमें पता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, PV बाई RT। तो इसके टर्म्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई RT, पूरे इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, PV बाई RT प्लस A बाई VRT इज इक्वल टू RT बाई RT। सबको मैंने RT से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया Z प्लस A बाई VRT इज इक्वल टू 1, या फिर Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई VRT। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of carbon monoxide and nitrogen. If the total pressure of the mixture was found 1 atmosphere, so this is the total pressure. The partial pressure of nitrogen in the mixture is. अच्छा, डाल्टन्स के लॉ से हमें क्या पता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टेल्स अस। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन लिया है। चूंकि हमने इक्वल मोल्स लिया है, इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज P, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल P विल बी इक्वल टू स्मॉल p प्लस स्मॉल p, दैट इज 2 स्मॉल p। तो फिर स्मॉल p क्या हो जाएगा, कैपिटल P डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल P कितना दिया हुआ है, 1 एटमोस्फेयर, तो ये हो जाएगा 0.5 एटमोस्फेयर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा गया था CBSE PMT 2011 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज मेनली टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल बेसिक को ही भूल गए हो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा NCERT का एक क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम्ड फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड ही और शी प्लेस्ड द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। ठीक है, मतलब डालना ही भूल गए मिक्सचर, लेकिन उसको फ्लेम पे चढ़ा दिया, गर्म कर दिया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड यूजिंग अ पायरोमीटर ही फाउंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क वाज 477 डिग्री सेल्सियस। अंदर कुछ डाला नहीं था मिक्सचर, लेकिन ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर तो बढ़ गया क्योंकि उसको हमने गर्म कर दिया। तो हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, कितना एयर जो है वो निकल चुका होगा वहां से। अब हमें क्या पता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, राइट, दैट V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई है, T1 दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, ठीक है,
अब V1 और V2 दिया हुआ नहीं है, बट हम उन्हीं के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो लेट अस सपोज इनिशियली V1 था वॉल्यूम जो गैस है उसका, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा V1 इंटू T2 बाई T1। T2 कितना हो जाएगा, T2 इज 477 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 477 प्लस 273 यानी कि 750 केल्विन। तो ये हो जाएगा V1 इंटू 750 डिवाइडेड बाई T1। T1 क्या हो जाएगा 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन। तो यहां पे डाल देंगे 300। सो V2 विल बी इक्वल टू 5/2 V1 यानी कि 2.5 V1। तो इनिशियली अगर गैस का मेरा वॉल्यूम था V1 तो बाद में जाके वॉल्यूम हो गया 2.5 V1। ठीक है, तो यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट हुआ, कितना एयर जो है वहां से निकल गया, जितना इनका डिफरेंस है तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, उतना ही तो निकल गया वहां से। तो V2 क्या है 2.5 V1 माइनस V1, तो ये हो जाएगा 1.5 V1। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर वहां से निकल गया। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो चलो फ्रैक्शन निकालते हैं इसका। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट एक्सपेल्ड आउट विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 यानी कि जितना वॉल्यूम निकला कंपेयर्ड टू टोटल जितना वॉल्यूम था। तो टोटल वॉल्यूम कितना था V2, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद टोटल वॉल्यूम तो V2 था ना, विच इज 2.5 V1। तो V1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 is 15, 5 5 is 25। सो दिस इज 3/5। सो 3/5 ऑफ एयर हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। चलो अब एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और ये भी हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 2.9 grams of a gas at 95 degrees Celsius occupied the same volume as 0.184 grams of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure. What is the molar mass of the gas? तो यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास एक अननोन गैस है और दूसरा मेरे पास डाईहाइड्रोजन है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ये जो अननोन गैस है दिस इज एट अ टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस यानी कि 368 केल्विन, 273 ऐड कर दिया इसके साथ। डाईहाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 17 प्लस 273 दैट इज 290 केल्विन। ठीक है, प्रेशर की अगर बात करें तो दोनों का प्रेशर P है, दोनों सेम प्रेशर में है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ऑक्यूपाई करते हैं सेम वॉल्यूम। ठीक है, और क्या अलग है, जो इनका गिवन मास है वो अलग है। अब गिवन मास अलग होने से क्या अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस अननोन गैस का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास गिवन डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और इस हाइड्रोजन के केस में भी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू nRT, राइट। अब इनके केस में हम क्या देख रहे हैं कि PV की वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो उस हिसाब से N1RT1 शुड बी इक्वल टू N2RT2, है ना। जब PV दोनों का सेम है तो nRT भी तो दोनों का सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब यहां पर सारी वैल्यूज डाल देते हैं। N1 की जगह डाल देंगे 2.9 बाई M1 इंटू R इंटू T1, दिस इज इक्वल टू N2 इंटू R इंटू T2। R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब M1 और M2 में से मुझे निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में M1 इज इक्वल टू व्हाट ये निकालना है। ठीक है, M2 तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है दैट विल बी 2। तो चलो M1 की वैल्यू निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो M1 इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2.9 इंटू 368 इंटू M2 की जगह डाल देते हैं हाइड्रोजन का मास विच इज 2 डिवाइडेड बाय 0.184 इंटू 290, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल।
तो बच्चा पार्टी, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। इसके अंदर हमने काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ ही हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे कि गैस लॉज, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस लेसन के और इनसे काफी तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करो। इतना ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चन पिक करके उन्हें सॉल्व करो, तभी तो बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर पा रहे हो तो जरूर लिखना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।